नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। दिल्ली में क्राइम ब्रांच के मामले में एक बड़ी कामयाबी सामने आई है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कुख्यात रोहित गोदारा गैंग के शार्प शूटर अंकित को एनकाउंटर में घायल कर दिया है। ये मुठभेड़ देर रात दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शाह आलम बाग पर हुई, जहां पुलिस को पहले से खबर थी कि अंकित एक नामी बिजनेसमैन के घर पर गोली चलाने की साजिश में शामिल है। और जैसे ही वो मौके पर पहुंचा तो पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस ने पहले उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन जब उसने उल्टा गोली चलाई तब जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर पर गोली मारकर उसे काबू में कर लिया। आपको बता दें कि अंकित हरियाणा के भिवानी का रहने वाला है और उस पर पहले से कई आपराधिक केस दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और पुलिस को उम्मीद है कि इस गिरफ्तारी के बाद रोहित गोदारा गैंग के पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सकेगा और बाकी शूटरों की भी जानकारी मिल सकेगी। और क्या कुछ इस पे अपडेट है। और ये जो कई गैंग दिल्ली में एक्टिव हैं। दिल्ली एनसीआर के अंदर कई गैंग हैं जो फिरौती मांगते हैं, डराते धमकाते हैं बिजनेसमैन को, और जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है वो उन पर कार्रवाई करती है, उनकी रोकथाम में लगी हुई है। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में आज यानी 11 सितंबर को सुनवाई हुई है। पूरा मामला 28 अगस्त 2025 का है, जब दरभंगा में इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मन से मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा ने पीएम मोदी को और उनकी मां के खिलाफ अपशब्द बोले थे। वीडियो वायरल होते ही बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि उस वक्त राहुल और तेजस्वी मंच पर मौजूद नहीं थे, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि कार्यक्रम उन्हीं की पार्टी का था, इसलिए वो जिम्मेदार हैं। इसी को लेकर बीजेपी नेता अनिल कुमार सिंह ने मुजफ्फरपुर कोर्ट में केस दर्ज कराया है, जिसमें मानहानि और भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, बिहार के कई राज्यों में इसी मुद्दे पर कोर्ट केस दर्ज हो चुके हैं, जिसमें पटना, शेखपुरा, मुंगेर, जमुई आदि शामिल हैं। बीजेपी ने इसे नीच राजनीति बताया है और दोनों नेताओं से माफी की मांग भी की है, जिस पर तेजस्वी ने बयान दिया है कि किसी की मां को गाली देना गलत है, लेकिन ये सब बीजेपी का प्रोपागेंडा है। अब देखने वाली बात यह है कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है और समन भेजता है या मामले को खारिज करता है। कर्नाटक के मांड्या जिले के मडदूर में एक गणेश विसर्जन रैली के दौरान बीजेपी एमएलसी सीटी रवि ने ऐसा बयान दिया जिससे बवाल मच गया है। रवि ने अपने भाषण में मुस्लिम समुदाय को लेकर कहा, अगर ठीक से रहोगे तो सम्मान मिलेगा, लेकिन अगर ताकत दिखाओगे तो सिर धड़ से अलग कर देंगे। यह बयान रविवार रात को उस रैली में आया जो हिंदुत्व संगठनों ने मंडदूर में हुई कथित पत्थरबाजी की घटना के विरोध में निकाली थी। रवि ने कहा, हम यहीं कहें, तुम कहीं और से आए हो, हमें हमारी ताकत मत दिखाओ। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई भाई बोलेगा तो झुकेगा, लेकिन अगर चुनौती देगा तो मुकाबला भी करेंगे। बस इस बयान के बाद विपक्ष, खासकर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का काम ही सिर्फ समाज को बांटना और आग लगाना है। उन्होंने सवाल भी उठाया कि आखिर बीजेपी नेता मडदूर जैसे इलाकों में जाकर लोगों को भड़काने क्यों पहुंचते हैं। अब इस बयान की सोशल मीडिया पर जमकर निंदा हो रही है और कई लोगों ने इसे सीधे समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने वाला बताया है। इस बयान के बाद अब देखना यह होगा कि इस बयान पर क्या कोई कानूनी कार्रवाई होती है या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह जाएगा। बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता राजकुमार राय उर्फ अल्लाह राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये वारदात पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के मुन्ना चक इलाके में हुई, जहां अज्ञात अपराधियों ने उन पर 6 गोलियां चलाई। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक राजकुमार राय मूल रूप से वैशाली जिले के राधोपुर के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल पटना के मुन्ना चक में रहते हैं। बताया जा रहा है कि वो आज किसी काम से अपनी गाड़ी से लौट रहे थे और घर के पास एक होटल से खाना लेने के लिए रुके, तभी घात लगाए बैठे हमलावरों ने पीछा करते हुए उन पर फायरिंग शुरू कर दी। 6 गोलियां लगने के बाद राजकुमार राय वहीं गिर पड़े। चित्रगुप्त नगर थाना की पुलिस सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची और उन्हें पास के अस्पताल पीएमसीएच ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अपराधियों की तलाश जारी है। मुंबई के वर्सोवा इलाके से सियासी घमासान की खबर सामने आई है। दरअसल शिवसेना नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत के खिलाफ वर्सोवा पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। निरुपम का आरोप है कि संजय राउत ने नेपाल में हुई घटना का हवाला देकर देश के युवाओं को भड़काने की कोशिश की है। संजय निरुपम ने साफ कहा
कि संजय राउत ने अपने बयानों के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने और देश को नेपाल जैसे हालात में ढकेलने का काम किया है। उनका कहना है कि बयान पूरी तरीके से देश विरोधी है और युवाओं को गलत दिशा में ले जाने वाला है। शिकायत के बाद निरुपम ने कहा कि उन्होंने डीसीपी को भी पूरी जानकारी के साथ लिखित शिकायत सौंपी है और अब मुंबई पुलिस से मांग की है कि संजय राउत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के ग्राम पंचायत देवपुरा में एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ की नांगा फूलदा पुलिया पिछले 15 साल से अधूरी पड़ी थी, जिस वजह से गांव के बच्चे हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर कभी तैरते हुए तो कभी लकड़ी के सहारे नदी पार करके स्कूल जाते थे। कमला मीना, उजाला मीना और अभिषेक मीना जैसे कई छात्रों ने बताया कि हर दिन गीले कपड़ों में स्कूल पहुंचना मजबूरी बन चुका है और वो लोग कई बार इस समस्या को लेकर सरपंच और कलेक्टर को ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गांव के बुजुर्ग रकमा मीना, ओंकार लाल मीना और बंसी लाल मीना ने पंचायत पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के चलते आधा अधूरा पुल बनाकर पूरा पैसा निकाल लिया गया और हालात ये है कि ना गांव में बिजली है, ना पक्की सड़क, ना पानी की सुविधा। देवपुरा के सरपंच गेंदा बाई मीना ने दावा किया कि सारे काम पूरे हो चुके हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। इस पूरे मामले पर ग्रामीणों का कहना है कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की, हर बार पंचायत की अनदेखी की गई है और अब गांव के लोग कह रहे हैं कि इस बार चुनाव में तीसरे विकल्प को मौका देंगे और दिखा देंगे कि असली राजनीति क्या होती है। ये गांव की समस्या है। 10-15 साल हो गए, ये मतलब 10 साल हो गए ये मुंडारे बना रखे जी। आज तक काम नहीं हुआ है और गांव को परेशानी आ रही है कि मतलब इलाज करवाना हो, कहीं लाश वाश कुछ ले जानी हो तो मतलब कोई रास्ता नहीं है। और हम इस चैनल के मार्फत से कहने चाहते हैं कि हमारे गांव का मतलब विकास हो और रोड हो। बच्चे स्कूल जाने से परेशान हो रहे हैं, यहाँ कोई घटना हो जाती है तो भी हमारे को परेशानी है। ये घटना काफ़ी दुखद है। 15 साल से ये जो पुलिया थी बनाई नहीं गई थी। और क्या कुछ अपडेट हमारे साथ इसके लिए जुड़ रहे हैं हारून। पुलिया टूटी है, क्या कुछ नुकसान हुआ है, क्या स्थिति है इस वक्त? जी, जैसा कि मैं बताता चलूं, विगत 15 वर्षों से ही ये पुलिया जो है ये निर्माणाधीन रही है और बीच में एक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी थी, बनाई भी गई थी, लेकिन उसके बाद पुलिया टूटी। और सबसे ज्यादा परेशानी जो रोज के जो लोग आते जाते हैं उन लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी रोज सुबह बच्चों को करनी पड़ती है। पुलिया पर रोज पानी पसरा जाता है जिससे कि बच्चों के कपड़े गीले हो जाते हैं और उन्हें गीले ही कपड़ों के अंदर बच्चों को वहां पर बैठना पड़ता है। लेकिन सरपंच, जिला कलेक्टर अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। इसके पुल के निर्माण के लिए काफी पैसा भी पास हुआ था, उस पर भी अभी तक कोई भी मतलब जानकारी अभी तक दी नहीं है। हमने जानकारी देने की कोशिश भी की लेकिन बात को टाल दी गई जी। और गांव वालों ने भी काफी बार ज्ञापन देकर अवगत कराने की कोशिश की जी, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई एक्शन हुआ नहीं है। हारून, जैसे कि आप बता रहे हैं कि इस पे फंड भी जारी हो चुका है, तो गलती किसकी है? प्रशासन की गलती है या ये भ्रष्टाचार का प्रतीक भी बन गया है पुलिया? बिल्कुल, जैसा कि मैं बताता चलूं कि विगत कई वर्षों से प्रतापगढ़ जिले के अंदर एक तरफा बीजेपी की सरकार रही है। उसके बाद 5 साल तक यहाँ पर कांग्रेस का बोर्ड रहा और अब फिर से बीजेपी की सरकार है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि दोनों ही सरकारों ने काम नहीं किया। लोगों का आरोप ये लगाया जा रहा है लोगों के द्वारा कि दोनों तरीके की, दोनों ही पार्टियों के सरपंच यहाँ पर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी अभी तक कोई भी काम करवाया नहीं है, जिसका सीधा का सीधा खामियाजा इन मासूम बच्चों को उठाना पड़ रहा है। बच्चे रोज भीग के जाते हैं, तो इस पे तो प्रशासन को और संज्ञान लेना चाहिए, चाहे नेता हो चाहे कोई भी पार्टी हो। एक दूसरे पर बस टाल के इस बात को दबा दी जाता है। बिल्कुल, क्या कहेंगे? इसी तरीके से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डालकर दबाया जा रहा है और इसी आड़ में जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं अंधेरे के अंदर दबती जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए हारून। तो हारून बता रहे थे कि ये जो फंड है 15 साल से ये पुलिया ऐसी पड़ी है, फंड भी इसके लिए रिलीज हो चुका है, लेकिन सरकार हो चाहे प्रशासन हो इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पंजाब में आई भारी बारिश और बाढ़ जैसी आपदा के बीच हरियाणा सरकार ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा पंजाब की मदद के लिए हर मोर्चे पर तैयार है। हरियाणा सरकार ने अब तक करीब 600 ट्रकों में राहत सामग्री पंजाब के अलग अलग हिस्सों के लिए
भेजी है और इस राहत सामग्री में शामिल है सूखा राशन, दवाइयां, कंबल, कपड़े और जरूरी मेडिकल किट। सिर्फ इतना ही नहीं, हरियाणा ने 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भी पंजाब सरकार को सीधे जारी की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा के लोग इस मुश्किल घड़ी में पंजाब के हर नागरिक के साथ भाई की तरह खड़े हैं। ये वक्त राजनीति का नहीं, इंसानियत का है। उन्होंने ये भी साफ किया कि हरियाणा केंद्र सरकार के साथ मिलकर हर तरह से मदद पहुंचाएगा और किसी भी जरूरत में पीछे नहीं हटेगा। हरियाणा के अलग अलग जिलों से मंत्री, अधिकारी और प्रशासनिक टीमें भी राहत कार्यों में जुटी हुई हैं और हर जिले से राहत सामग्री की गाड़ियों को प्रशासन की निगरानी में रवाना किया गया है ताकि सहायता सही लोगों तक पहुंच सके। अब हरियाणा सरकार इस कदम की हर तरफ तारीफ हो रही है, जिससे ये तो साफ है कि अब पड़ोसी राज्य संकट में हो तो मदद के लिए बढ़ाया गया हाथ ही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। और क्या कुछ अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विनोद, हरियाणा सरकार ने पंजाब के लिए राहत सामग्री मदद भेजी है, कैसे देख रहे हैं इस कदम को? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हिमाचल के साथ साथ जो है पंजाब के अंदर भारी तबाही जो बाढ़ की वजह से आई है और जो 2000 से ज्यादा गाँव जो है जिससे बाढ़ के अंदर ग्रसित है, उसको देखते हुए हरियाणा ने भी मदद की जो है शुरुआत भी की थी और लगातार जो है अपनी गतिविधियां है मदद के लिए इनकी चालू है। पहले जो है 5 करोड़ रुपए की जो राशि थी आरटीजीएस के माध्यम से पंजाब के मुख्यमंत्री राहत कोष हुआ। उसके बाद अब तक लगभग 600 ट्रक सामग्री जो है हरियाणा सरकार ने अलग अलग माध्यम से भिजवा चुके हैं और आज भी जो है खुद मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र के राज्य और अलग अलग मंत्रियों ने अलग अलग जिलों के अंदर से और प्रशासन के अधिकारियों ने अलग अलग जिलों से जो है कई ट्रक सामग्री जो है आज भी पंजाब के लिए भिजवाई और स्पष्ट रूप से पंजाब के लोगों को पंजाब के मुख्यमंत्री से कहा है किसी तरह की कोई भी अगर हेल्प होती है या कोई जरूरत होती है तो कह सकते हैं उनके साथ हर समय खड़े हैं, हर तरह से खड़े हैं। जी विनोद, अब क्या स्थिति, क्या सूचना है स्थिति की? पंजाब की इस वक्त क्या स्थिति है? जो पानी है कितना नीचे आ गया है, थोड़ा ये भी बताइए। देखिए, अगर स्थिति की बात करें मौसम में खबर लिया और धूप खिलखिला कर निकलने लगी है, उतना जरूर है जो बॉर्डर एरिया में पानी आ चुका था और काफी गाँव जो है पानी से बिल्कुल डूब चुके थे। पानी के मंत्र वो आने लगा है। लोग है सरकार के, प्रशासन के, जो भी अधिकारी है, जो एसटीएफ के हो, चाहे वो एनडीआरएफ की टीम हो, जो मौके पर उन्होंने भी जो है कुछ एरिया खाली भी करवाया है पानी के मोटों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं इस पर जो है पानी का वो कम आया है। नहरें जो है वो कम आई है। पंचकुला के आसपास की बात कर ले, उस नहर है गग्गर नदी, पहले वो बिल्कुल इंसान पे थी और आज जो है वो बिल्कुल जो नॉर्मल से भी कम उसके अंदर पानी है। तो कह सकते हैं कि पंजाब के जो बॉर्डर एरिया है उनके जो रहतलो दागी नदियां जो बहती है वो थोड़ा नीचे उतरी है और कहीं ना कहीं राहत के साथ जो है पंजाब और पंजाब के जो 2000 गाँव जो है लोग रहते थे उन्होंने राहत की सांस लेनी शुरू की है। जी, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए विनोद। तो ये थे हमारे संवाददाता विनोद, जो कह रहे थे कि जो सीएम सैनी ने कदम बढ़ाया है पंजाब की तरफ, ये सराहनीय है। पंजाब के नाभा ब्लॉक के फरीदपुर गांव से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यहां पीआरटीसी की एक ओवरलोड बस करीब 140 यात्रियों को लेकर जा रही थी और तभी बस का स्प्रिंग टूट गया और वो सीधे एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पेड़ के टुकड़े टुकड़े हो गए और बस के भी परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब बस मल्लेवाल से पटियाला की तरफ जा रही थी। जानकारी के अनुसार बस में स्कूली बच्चे, ऑफिस जाने वाले कर्मचारी और आम लोग सवार थे। हादसे के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और यात्रियों को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकालकर सभी घायलों को पटियाला के सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इस दुर्घटना में अब तक 15 से ज्यादा लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है, जिसमें बस के ड्राइवर और कंडक्टर भी शामिल हैं। स्थानीय लोगों और पूर्व बस चालक का कहना है कि कई बार विभाग को ओवरलोडिंग की शिकायत दी गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सादा चलो पता नहीं है भी मेन कारण ज्यादा टायर फटिया ਜਾਂ ਪਟਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਓਵਰਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ। 140 ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 140 ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ। 52 ਸੀਟਾਂ ਪਾਸ ਬੱਸ ਹੈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਗੱਡੀ ਸੰਭਲ ਸਕਦੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਪਟਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟੇ ਓਵਰ ਹਾਂ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰਕੇ 138 ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕ ਡੱਬੇ ਨੇ, 15 ਦਿਨ ਮੈਂ ਚਲਾਈ ਆ ਗੱਡੀ ਇਹ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰ PC 3 ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਪਟਾ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸਾਦਾ ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਾਇਰ ਫਟਿਆ ਜਾਂ ਪਟਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਓਵਰਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ। 140 ਇਹ 'ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 100 इस दुर्घटना में क्या कुछ नुकसान हुआ है और घायल जो अस्पताल में एडमिट हुए हैं उनकी इस वक्त क्या स्थिति है, इसके लिए ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता बलजीत। बलजीत, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्या स्थिति है, घायलों की क्या हालत है? जी, जयंत मीडिया पे PRTC बस की नालायकी या लोग ये एक जानबूझ के, जैसे एक हादसे होते हैं सड़क हादसों में, इसमें ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी लगाम नहीं लगा। लेकिन जो ताजा मामला आज, जो कि एक बस थी PRTC बस थी जो पटियाला की ओर आ रही थी, जिसमें कम से कम 60 सीटर थी, लेकिन 140 यात्री जो कि उस बस में सवार थे। जी, तो ये बताइए। हाँ जी, बोलिए। 140 यात्री सवार थे, जबकि पंजाब सरकार की तरफ से जो महिलाओं को एक तोहफा दिया गया था, जो को फ्री पास दिया जाता है, उनकी टिकटें नहीं लगती आधार कार्ड को लेकर। लेकिन 60 सीटर बस है, लेकिन 140 यात्री यानी ट्रिपल सवारी इसमें बैठी हुई है। लेकिन फिर भी जो कि बस जो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी इसको नहीं रोका गया, ना ही किया गया। लेकिन संतुलन बिगड़ने के कारण जो कि गाड़ी एक पेड़ पे टकराई, जो कि बस की धरकचें उठ गई इस गाड़ी में। बलजीत, लापरवाही तो सब कह देते हैं, लेकिन इसका नुकसान जो नागरिक है, सवारी है, उनको उठाना पड़ता है। इस जिम्मेदारी का कोई ना कोई जांच इंक्वायरी जरूर बैठनी चाहिए। क्या कुछ आदेश कोई पारित हुआ अभी तक? जी, अक्सर होता है कि ऐसे हादसे तो होते जरूर है, लेकिन जब हादसे के बाद बयानबाजी भी चालू हो जाती है कि आखिर नालायकी किसकी है, सब ऊपर में आ जाती है ड्राइवर के ऊपर के, ड्राइवर की नालायकी के कारण क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ। लेकिन गनीमत यही थी किसी को इसमें किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन जो यात्री है वो जख्मी है, जिनको पटियाला के रजिंद्रा अस्पताल या नापा या पारसो के जो सिविल लाइन हॉस्पिटल पे जो इनका जेर इलाज चल रहा है। जी, तो ये तो सरासर लापरवाही ट्रैफिक पुलिस की भी है। जब ओवरलोड बस जा रही है तो उसको पहले रोक देना चाहिए। क्या लगता है कि ये ट्रैफिक पुलिस की भी लापरवाही है? जी, अक्सर देखा जाता है कि जैसे अभी पंजाब सरकार की तरफ से कहीं पर रैली होती है, भले कोई भी सरकार की रैली होती है, क्योंकि PRTC एक सरकारी महकमा है जी, जिनको कि उनको रैली पे भी लेके जाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं से चेयरमैन को सोचना चाहिए कि अक्सर इतने बड़े बड़े हादसे होते हैं, गनीमत ये रही जो किसी की मौत नहीं हुई। अगर किसी की मौत हो जाएगी उसके बाद बयानबाजी आ जाती है कि नालायकी आई, लेकिन ये नालायकी को रोकने के लिए नाकाम नजर आ रही है PRTC महकमे के कर्मचारी या आला अधिकारी या प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की भी इसको अनदेखा किया जाता है। अगर 160 सीटर बस है तो 140 यात्री जो कि उसमें सवार है, कहीं ना कहीं देखो पंजाब सरकार की तो या PRTC महकमे की, इसमें सरासर नालायकी देखने को मिली है। और धन्यवाद बलजीत हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता बलजीत, जिनका कहना है कि हादसा तो हुआ है, लेकिन जो जवाबदेही है वो जरूर बनती है। सवाल खड़ा होता है कि किसकी लापरवाही है इस हादसे के पीछे, और गनीमत की बात यह रही कि किसी के भी मौत की खबर सामने नहीं आई है। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट।